सूरत हाल तेजी से हाथ से फिसल रही थी। अब मेरे पास पीछे भागकर उसे पकड़ने का इम्कान लगभग खत्म हो रहा था, जबकि मुझे अब उसे फौरी तौर पर रोकना था। मैंने बदस्तूर दौड़ते हुए कालूराम एजेंट का दाव उसी पर आजमाने के लिए मुनासिब वजन और बनावट के किसी पत्थर की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाईं, मगर शायद इस तरह की शिद्दत की वजह से मेरी नजरें फौरी तौर पर अपने मतलब का पत्थर न ढूंढ पाईं, जबकि मेरे पास ठहर कर पत्थर ढूंढने की मोहलत नहीं बची थी। अचानक मेरे जहन में कुमकुमा सा रोशन हुआ। मैंने अपना पिस्तौल दाएं हाथ से बाएं हाथ में मुंतकिल किया और फिर अपना दायां हाथ लिबास में डाल दिया। अगले ही लम्हे मुझे कालूराम एजेंट के रिवॉल्वर का लम्स महसूस हुआ। मैंने उसकी नाल पर गिरफ्त मजबूत की और उसे निकाल कर हाथ में ले लिया। इस दौरान में हमारा बाहमी फासला बढ़ जाना चाहिए था, मगर ढलान की वजह से रफ्तार कम करना कालूराम एजेंट की मजबूरी थी। इतने भारी भरकम बदन के साथ उसका तवाजुन बिगड़ जाना बहुत आसान था, जिसके बाद उसके लिए खुद को रोकना या रफ्तार कम करना नामुमकिन हो जाता और वो किसी कद्दे आदम गेंद की तरह लुढ़कने लगता। इसी उतराई की वजह से रफ्तार कम करना मेरी भी मजबूरी थी, मगर मैंने अपने कदम रोकने को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, यानी नाल की तरफ से थामे हुए रिवॉल्वर को अच्छी तरह जांचा और फिर कालूराम एजेंट की पीठ के ऊपरी हिस्से का निशाना साध कर पूरी कुव्वत से दे मारा। भारी भरकम रिवॉल्वर फजा में कलाबाजियां खाता हुआ तेजी से हदफ की तरफ लपका। मेरी रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई और सांस गोया सीने में अटक गया। मेरा निशाना खता होने का इम्कान बहुत ज्यादा था और मेरे पास दूसरा वार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगले ही सानिये मैंने कालूराम एजेंट का रिवॉल्वर गालिबन दस्ते के रुख उसकी गुद्दी से टकराते देखा। जरब की शिद्दत का अंदाजा मुझे रिवॉल्वर के उचटकर एक तरफ गिरने से हुआ। मैंने कालूराम एजेंट की जोरदार कराहने बल्कि टकराने की आवाज सुनी। अगले ही लम्हे वो लड़खड़ाया और पगडंडी के किनारे पर उगे शीशम के एक पेड़ के तने से टकराया और फिर तेवरा कर नीचे गिरा और फिर किसी बड़े से लठ की तरह लुढ़कने लगा। खुदा जाने चोट खाने या खौफ की वजह से पगडंडी पर लुढ़कने के दौरान में उसके हलक से बेहंगम सी चीखें निकल रही थी। ये शोर शराबा मेरे लिए खतरा बन सकता था, लिहाजा उसका मुंह बंद करने के लिए मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। तभी मैंने देखा कि लुढ़कते हुए उसका रुख पगडंडी के किनारे की तरफ हो गया है, जिससे नीचे कोई 20-22 गज गहरी खाई थी। ये इदराक होते ही मैं अपना पिस्तौल जेब में ठूसते हुए पूरी कुव्वत से जस्त लगाकर कालूराम एजेंट की तरफ बढ़ा और ऐन उस वक्त जब वो सर के बल खाई में लुढ़कने वाला था, मैंने उसकी दोनों टांगें पकड़ ली। मुझे लगा कि उसे खाई में गिरने से रोकना तो दरकनार, अपनी झोंक में मेरा जिस्म भी उसके साथ ही खाई में लुढ़कने वाला है। ऐन उसी वक्त मैंने अपनी एड़ियां पगडंडी पर उभरे इक्का दुक्का पत्थरों पर अड़ाकर खुद को रोकने की कोशिश की। पहले 2 पत्थरों ने तो मुझे रोक फराहम न की, मगर मेरे फिसलते हुए दाएं पांव की एड़ी एक कदरे ज्यादा उभरे हुए नोकीले पत्थर में अटक गई। मेरे लिए इतना सहारा काफी था। मैंने अपना बायां पांव भी तिरछा करके नम-आलूद मिट्टी में गाड़ दिया। उसके साथ ही मेरे बाजुओं को कालूराम एजेंट का कोई 2.5 मन वजन सहारने पर जोरदार झटका लगा, जो मैंने किसी न किसी तरह सहार लिया। मगर उसके जिस्म का ऊपरी हिस्सा अब भी खाई में झुका हुआ था, मगर उसे शायद होश ही नहीं था कि वो मौत के किनारे पर लटका हुआ है। उसके हलक से अब भी चीखों की बजाय महज खरखराहट निकल रही थी। मैंने अपनी ताकत बाजुओं में यकजा की और कालूराम एजेंट का गेंडे से मुशाबा जिस्म एक झटके से पगडंडी पर खींच लिया। वो पहलू के बल पगडंडी पर पड़ा था। मैंने उसे फिलहाल उसके हाल पर छोड़ दिया और उससे कोई 6 फुट दूर बैठकर अपनी सांसें बहाल करने लगा। मेरा पिस्तौल इस दौरान में मेरे हाथ में आ चुका था और मैं वहशी हिरन की तरह मुस्तरिब नजरों से आसपास का जायजा ले रहा था। मुझे आसपास किसी जीरूह की मौजूदगी के आसार नजर न आए। फिर मैंने उचक कर सती माई के मंदिर का जायजा लेना चाहा। मुझे उसके बड़े वाले कमरे का अकबी हिस्सा और सब्ज काई वाले पानी से लबरेज तालाब के साथ वाली जालीदार मुंडेर वाज़े तौर पर नजर आई, मगर मुझे उनके पास कोई नजर न आया। माहौल का सन्नाटा भी जूं का तूं बरकरार था। इक्का दुक्का परिंदों की चहकार अलबत्ता वक्तन फवक्तन सुनाई दे जाती थी। ये सूरत हाल देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर आगे बढ़कर गहरी नजरों से कालूराम एजेंट का जायजा लिया। उसके नम मिट्टी में लिथड़े जिस्म पर बहुत सी खराशें दिखाई दे रही थी। उनमें से कुछ गहरी थीं और कुछ हल्की। अलबत्ता पेशानी पर लगी एक खरोंच काफी गहरी थी, जिससे खून रिस कर कनपटी की तरफ बह रहा था। वो होश और बेहोशी की दरमियानी कैफियत में था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी खोपड़ी किसी पत्थर या दरख्त के तने से टकरा कर चिकनाचूर नहीं हुई थी। मैंने कालूराम एजेंट की हालत का बगौर जायजा लेकर अंदाजा लगा लिया कि उसके होशो हवास फौरी तौर पर बहाल होने का कोई इम्कान नहीं है, यानी मुझे उसकी तरफ से कोई फौरी खतरा दरपेश नहीं।
ये इत्मीनान होते ही मैं अपनी जगह से उठा और पगडंडी के किनारे पर जाकर सती माता के मंदिर का बगौर जायजा लिया। मुझे वहां किसी की मौजूदगी के आसार नजर न आए। मैंने सोचने में महज चंद सानिये सर्फ किए और फिर तेज कदमों से पगडंडी के जरिए मंदिर की तरफ उतरने लगा। इस दौरान में मेरा पिस्तौल मेरे लिबास में पोशीदा हो चुका था। कुछ ही देर में मंदिर का बड़ा सा नीम पुख्ता कोठा मेरी नजरों के सामने था। मैं चारों तरफ नजरें घुमाता बेआवाज कदमों से उसके सामने वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। मैंने कोठे के सामने पहुंचने से पहले एहतियातन कोने से झांक कर देखा। मंदिर के सामने मौजूद सुर्ख ईंटों का फर्श जगह जगह से उखड़ चुका था और अगर उस अहाते के गिर्द कभी कोई चार दीवारी रही होगी तो अब उसके कोई आसार बाकी नहीं बचे थे। अहाते में उगे कीकर के 3 पेड़ों में से एक के नीचे घड़ूंची पर 2 घड़े रखे हुए थे, जिनमें से एक की गर्दन गायब थी। साफ लग रहा था कि वहां लोगों की आमद न होने के बराबर है। फिर मेरी नजरें बड़े कोठे से कोई 40 गज हटकर बने हुए निस्बतन छोटे कोठे पर जम गईं। तिरछे जाविये से यकीन से तायुन मुश्किल था कि बंद दरवाजा बाहर से मुकफ्फल है या अंदर से। उस तरफ से कम से कम वक्ती तौर पर मुतमईन होने के बाद मैं कोने से निकला और बड़े कोठे के दरवाजे का जायजा लिया। मुझे उसमें बाहर से कुंडी लगी नजर आई। मैं मजीद ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लिहाजा तेजी से आगे बढ़ा और दरवाजे की कुंडी खोल कर अंदर झांका। मैंने देखा कि देहाती अंदाज में सजा एक सादा सा मंदिर मेरी नजरों के सामने है। नारंगी झलक वाले सुर्ख रंग से रंगी दीवारों पर हनुमान और गणेश देवताओं समेत लगभग हिंदू धर्म की सभी काबिल जिक्र हस्तियों की ख्याली तस्वीर आवेजा थीं। सामने वाली दीवार के सामने बने एक चबूतरे पर चिरागों की थाली और खुशबुयात सुलगाने की एक रकाबी के दरमियान एक छोटी सी मटकी में एक बड़ा नारियल उमूदन खड़ा था। वहां मुझे गेंद के फूलों के कुछ हार भी देवी देवताओं की तस्वीरों पर चढ़े और चबूतरे पर रखे नजर आए, मगर बज़ाहिर वो सब के सब खुश्क थे। पक्के फर्श पर बिछी हुई एक छोटी और एक बड़ी दरी भी गर्द में अटी दिखाई दे रही थी। ये सब आसार बता रहे थे कि वहां तवील अरसे से पूजा का एहतमाम नहीं किया गया। ये सूरत हाल मुझे अपने मकसद के लिए बेहद साजगार नजर आई, मगर मैंने मजीद तसल्ली के लिए छोटी कोठरी का जायजा लेना जरूरी समझा। मैं बदस्तूर बेआवाज कदमों से छोटी कोठरी की तरफ बढ़ा। मुझे कोई 10 गज के फासले से ही नजर आ गया कि उस कोठरी के दरवाजे में न सिर्फ बाहर से कुंडी लगी हुई है, बल्कि मुझे कदीम तर्ज का एक कुफल भी लगा नजर आया। मैंने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया और वहीं से पलट आया। अब मेरा रुख दाएं तरफ जरा हट कर बने हुए कोई 20 गज चौड़े और 40 गज लंबे तालाब की जानिब था। खुदा जाने उसका पानी कब से नहीं बदला गया था, क्योंकि उसकी पूरी सतह सब्ज़काई और दीगर आबी नबातात से ढकी हुई थी। ज्यादा इम्कान यही था कि यहाँ बरसाती पानी ही इकट्ठा होता रहता होगा। मैं जैसे जैसे तालाब के करीब होता जा रहा था, एक अजीब सी नागवार बू नाक के रास्ते दिमाग में चढ़ती महसूस हुई। हत्ता के तालाब पर पहुंचने पर उस चुभती हुई बू की वजह से वहां ठहरना मुश्किल लगा। मैंने अपने बाएं हाथ से नाक दबाई और फिर फर्श पर पड़ी एक ईंट उठाकर तालाब की मुंडेर से कोई 3 गज आगे पानी में उछाल दी। वो ईंट पानी की सतह से टकराने से एक छपाका हुआ और फिर वो गड़ाप की आवाज से पानी में डूब गई। उसके साथ पानी से बुलबुले खारिज हुए। मैंने अंदाजा लगाया कि तालाब में जमा पानी की गहराई कम से कम 7-8 फुट जरूर है। मैंने नतीजा अपने मकसद के ऐन मुताबिक पाकर इत्मीनान का सांस लिया और फिर तेजी से वापस उस पगडंडी की तरफ बढ़ा जिस पर मैं कालूराम एजेंट को नीम बेहोशी के आलम में छोड़ाया था। इस अंदेशे की वजह से मेरी रफ्तार में मुसलसल इजाफा होता गया कि कहीं मेरा अंदाजा गलत साबित न हो जाए। मैं वहां पहुंचूं तो कालूराम एजेंट वहां से रफू चक्कर हो चुका हो या किसी जगह छुपकर मुझे मार गिराने की मंसूबाबंदी कर रहा हो। तब एक ख्याल ने मेरा इस्तराब यकलख्त बढ़ा दिया। साथ ही मेरी रफ्तार भी खुद ब खुद कम हो गई। उसके साथ ही पिस्तौल एक बार फिर मेरे हाथ में आ गया और मैं गहरी नजरों से चारों तरफ का जायजा लेते हुए नाप तोल कर पगडंडी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। हालांकि मुझे बखूबी इदराक था कि अगर मेरा अंदेशा दुरुस्त निकला तो ये एहतियाती इकदाम बादज वक्त है। अगर कालूराम एजेंट पूरी तरह होश में आ चुका होता और उसने अपना लोडेड रिवॉल्वर भी ढूंढ लिया होता तो वो मुझे यहाँ तक वापस लौटने का मौका ही न देता। मुझे कब का गोली का निशाना बना चुका होता। ये इदराक अपनी जगह, मगर अब एहतियात ही मुनासिब हिकमत अमली थी। मैं बगौर ऊपर नजरें जमाए नपे-तुले कदमों से पगडंडी चढ़ने लगा, मगर कोई 10-15 गज का फासला तय करते ही मुझे कालूराम एजेंट का जमीन पर ढेर बदन नजर आ गया और मेरे तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। ताहम मैंने पिस्तौल बदस्तूर हाथ में रखने में कोई मुज़ायका न समझा। बेफिक्री से आगे बढ़ने की वजह से अब मेरे कदमों से काफी आवाज बुलंद हो रही थी। यकलख्त मुझे लगा कि शायद इस शोर की वजह से कालूराम एजेंट के जिस्म में कोई जुम्बिश पैदा हुई है। मैं जानबूझकर अपने कदम नीम पथरीली राहगुजर पर मजीद जोर से पटक कर चलने लगा।
तभी कालूराम एजेंट ने गर्दन धीरे से मोड़ी और मेरी जानिब सर उठाकर देखा। उस वक्त तक मैं ऐन उसके सर पर पहुंच चुका था। शायद उसकी नजर मेरे चेहरे से पहले पिस्तौल की नाल पर पड़ी होगी। उसकी धुंधलाई सी आंखें यकलख्त पूरी तरह खुल गईं और मुझे उनमें खौफ की फरावानी नजर आई। मैं तेजी से आगे बढ़ा और पिस्तौल की नाल उसके खून में लथपथ कनपटी पर रख दी। हलाकत खेज हथियार का लम्स बजा तौर पर उसे दहलाने के लिए काफी था। मैंने उसे मजीद आसाबी धचका पहुंचाने के लिए उसके दाएं गाल पर उल्टे हाथ से जोरदार थप्पड़ दे मारा। उसके हलक से बेसाख्ता चीख निकली। मुझे उसके होंठों के दाएं किनारों से खून रिश्ता देखकर अपनी जरब की शिद्दत का अंदाजा हुआ। उसने अपने दाएं हाथ की पुश्त होंठों के सिरे पर रगड़ी। खून पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खौफ से मजीद फैल गईं। तभी मैंने खूंखार लहजे में उसे मुखातिब किया। कहा, चूहे बिल्ली का खेल खत्म हुआ मिस्टर सिद्धार्थ। तुमने मुझे मारने की कोशिश करके मेरे दिल से अपने लिए रही सही हमदर्दी भी खत्म कर दी है। मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ। तुम भगवान को याद करके अपने तमाम पापों की माफी मांग लो, उसके बाद मैं तुम्हें नर्क रवाना कर दूंगा। कालूराम एजेंट ने फंसी फंसी आवाज में कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक सीनियर पुलिस अफसर हूँ। और मैंने उसकी बात काटते हुए जहरीले लहजे में कहा, तुम सीनियर पुलिस हो तो क्या मेरे पिस्तौल का ट्रिगर काम नहीं करेगा या उसकी गोली तुम्हारी खोपड़ी के परखचे नहीं उड़ाएगी? अगर तुम चाहो तो अभी गोली चलाकर आजमाऊं। मेरी बात पूरी होते ही वो घिघियाए हुए लहजे में बोला, भगवान के लिए ऐसा मत करना। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मुझे मारकर तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। सारे हिंदुस्तान की पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाएगी और वो लोग अपने यूनिफॉर्म वाले भाई को अदालत में ले जाने का भी इंतजार नहीं करेंगे। मैंने बेपरवाही से कहा, मगर तुम्हारे पेटीबंद भाइयों को मुझे मारने का शौक पूरा करने के लिए पहले मुझे पकड़ना पड़ेगा और मैं उनके हाथ आने वाला नहीं हूँ। किसी का दाव चल भी गया तो मैं उससे भी बुरा हशर करूंगा जो मैं तुम्हारा करने वाला हूँ। उसने एक बार फिर इल्तिजा भरे लहजे में कहा, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। मैं तुम पर हमले के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और तुम जो भुगतान मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे मारने से तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं आएगा। पुलिस तुम्हें भी न पकड़ सकी तो तुम्हें बाकी सारा जीवन छुप कर गुजारना पड़ेगा। मैंने बेपरवाही से कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। मैं तो पहले ही छुप कर जिंदगी गुजार रहा हूँ और बहुत मजे से गुजर रही है। तुम मेरा पहला शिकार नहीं हो। वैसे भी मैंने अब तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम मुझे शमशान पहुंचाने तक चैन से नहीं बैठोगे। यकलख्त मुझे लगा कि इस फजूल की बहस में वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है। उसे यकीन हो चुका है कि मैं उसे हलाक करने से जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा, लिहाजा उससे बराह रास्त सवालात करके अपने मतलब की मालूमात हासिल करना चाहिए। अगर ये सीधी तरह जबान न खोले तो फिर जल्द अज जल्द कोई मौसर हरबा आजमाना चाहिए। मगर तभी कालूराम एजेंट ने कहा, तुम विश्वास करो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। वैसे तुमने मेरी तरफ से तुम्हें हलाक करने की कोशिश के बावजूद मुझे मौत के मुंह में जाने से बचाया है। तुम्हारी यही कृपा मुझे जीवन भर के लिए तुम्हारा आभारी बनाने के लिए काफी है। मैंने कुछ सोचकर कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे सच बोल रहे हो? तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझे धोखा देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी तो हो सकती है। तुम तो मेरी जान लेने की कोशिश करके पहले ही दिखा चुके हो कि तुम कितने चालबाज इंसान हो। मेरी बात सुनकर उसने मुदाफियाना लहजे में कहा, मैं हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा की विनती करता हूँ। वो मैंने इसलिए किया था कि मैं डर गया था। मुझे लगा था कि तुमने इरादा बदल लिया है और तुम मुझे इस सुनसान जगह ले जाकर हलाक कर दोगे। मैंने पिस्तौल की नाल उसकी कनपटी पर मजीद चुभोते हुए गंभीर लहजे में कहा, बहुत खूब। अब ये भी बता दो कि तुम्हें क्यों लगा कि मैं हलाक करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ? अगर तुम बाद में मुझे गिरफ्तार भी कर लेते तो मेरे खिलाफ अदालत में तुम क्या साबित करते? और बिलफर्ज तुम मुझ पर कोई जुर्म साबित भी कर देते तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल की सजा हो जाती। इतनी सी सजा के डर से भला मुझे एक इंस्पेक्टर को हलाक करने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह गड़बड़ा गया, मगर फिर खुद को संभालते हुए बोला, तुमने भरे बाजार में मेरे जिस्म पर गन रख कर उस लड़के को जिस तरह भगाया और जिस दीदा दलेरी से मुझे अगवा करके यहाँ लाए हो, मेरे तजुर्बे के मुताबिक कोई बहुत ही घाघ और निडर मुजरिम ही ऐसा कर सकता है। ऐसा मुजरिम जिसके लिए जान पर खेलना ही नहीं, जान लेना और जान देना भी कोई बड़ी बात ना हो। बस यूं समझ लो कि मैं तुमसे डर गया था कि इतना खतरनाक मुजरिम इतनी संगीन जुर्म करने के बाद मुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी बात अभी बमुश्किल पूरी ही हुई थी कि मैंने अचानक उसके मुंह पर उल्टे हाथ का एक और झांपड़ दे मारा। उसकी बदकिस्मती के इस मर्तबा मेरे बाएं हाथ की अंगुश्त शहादत खासे जोर से उसकी आंख में चुभ गई। वो इस मर्तबा दर्द से बुरी तरह चिंघाड़ा और फिर आंख दबाकर हाय हाय करने लगा। वो साथ साथ भगवान का नाम लेकर वावेला भी कर रहा था।
मैंने गरज कर कहा, तुम बेफिक्र होकर जितना जी चाहे रोना पीटना करो। मैं आसपास का अच्छी तरह जायजा ले चुका हूँ। तुम्हारा शोर सुनने वाला यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। नीचे सती माता के मंदिर को भी ताला लगा हुआ है। उसने अपनी आंख और झांपड़ की चोट के दर्द पर बमुश्किल काबू पाते हुए कहा, तुम चाहते क्या हो? अगर मुझे मारना है तो मार दो, वरना बताओ कि मुझे जिंदा छोड़ने की क्या कीमत लोगे? मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुमने खुद को मौत का हकदार साबित कर दिया है। मगर तुम मुझसे ताउन करो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने और उन्हीं शराइत पर वापस जाने का मौका देने पर गौर कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर कालूराम एजेंट ने बेताबी से कहा, तुम जो कुछ कहो मैं बगैर सुने मानने को तैयार हूँ। बस तुम वादा करो कि तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। मैंने ठोस लहजे में कहा, अगर तुम मेरे सवालों का सच सच जवाब दे दो तो मैं वादा करता हूँ कि मेरे हथियार से गोली नहीं निकलेगी और मैं तुम्हारा रिवॉल्वर भी तुम्हारे हवाले करके रवाना कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं पहले पत्थर से तुम्हारे दोनों हाथों की सारी उंगलियां कुचलूंगा। उसके बाद तुम्हारे दोनों घुटनों की हड्डियां चकनाचूर करूंगा ताकि तुम मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने के काबिल ही न रहो। उसके बाद मैं तुम्हें यहीं छोड़कर मोटरसाइकिल पर अजमेर वापस चला जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे भाग के तुम गीदड़ों और लोमड़ों का खाजा बनते हो या भूख प्यास से तड़प कर नर्क में पहुंचते हो। मैंने कालूराम एजेंट के चेहरे पर अचानक जर्दी उतरते देखी। वो बोला तो उसके लहजे में लर्जिश नुमाया थी। बोला, नहीं, ऐसी खौफनाक बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो कुछ पूछोगे मैं सच बताऊंगा। मुझे ऐसे दर्दनाक मौत मरने का कोई शौक नहीं। मैंने अपना लहजा गंभीर बनाते हुए कहा, शाबाश। वैसे भी तुम्हें ये तो बखूबी पता होगा कि मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि मुझे तुम जैसे खतरनाक दुश्मनों का ये हशर करने की खास तरबियत दी जाती है। मेरी बात सुनकर कालूराम एजेंट चौंका और फिर उलझन भरे लहजे में बोला, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तुमने ऐसे जानलेवा तशद्दुद की तरबियत कहाँ से हासिल की है? क्या तुम किराए के कातिलों के गैंग में शामिल हो? उसकी बात सुनकर मैं चौंका, क्योंकि उसके लहजे में बनावट की हल्की सी भी झलक न थी। यूं लग रहा था कि वो मेरी असलियत से कतन वाकिफ नहीं है। मगर ये बात भी तो शक व शुबे से बालातर है कि ये खबीस मेरी असलियत के हवाले से इस कदर गहरे शक में मुब्तला था कि जयपुर से मेरा ताकुब करते हुए यहाँ आन पहुंचा। जबकि अब तो ये शक यकीन में बदल चुका होगा। उसके साथ ही उसे ये यकीन होगा कि मुझे ये पता चल गया कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ हो चुका हूँ, तो मैं उसे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा ये बदतैनत इंसान खुद को लाइल्म जाहिर करके दरअसल अपनी जान बचाना चाहता है। मेरे जहन में यकलख्त गैज़ो गज़ब की बिजली कड़की। अगले ही लम्हे मेरे उल्टे हाथ की जोरदार ज़रब कालूराम एजेंट के गाल पर पड़ी। झांपड़ इतना जानदार था कि उसका मुंह घूम गया। उसके हलक से फंसी फंसी सी चीख निकली। उसने जैसे ही मुंह सीधा किया, मैंने एक और थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। इस बार भी ज़रब इतनी जोरदार थी कि मेरा हाथ झंझना गया। इस बार वो ज़िबा होते बकरे की तरह डकराया। मैंने देखा उसकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं और होंठों से एक बार फिर पहले से भी ज्यादा खून रिसने लगा है। इन थप्पड़ों का असर जांचने के लिए मैंने उसे संभलने का मौका दिया। उसे बोलने के काबिल होने में कुछ देर लग गई। फिर उसने भर्राए हुए लहजे में कहा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? कम से कम मेरा दोष तो बता दो। मैंने गैज़ो गज़ब भरे लहजे में दांत पीसते हुए कहा, मुझसे अपना दोष पूछते हो लोमड़ी की संतान? मैंने तुम्हें इतना समझाया कि मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा। फिर तुमने जोरों शोर से वादा भी किया और फिर बात ही झूठ से शुरू की। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल लगाव नहीं। कालूराम ने मेरे लहजे का तैश भांपते हुए घबराए हुए लहजे में कहा, तुम कौन से झूठ की बात कर रहे हो? मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने उसी गुस्सीले लहजे में कहा, भगवान के पवित्र नाम के पीछे अपना झूठ छुपाने की कोशिश न करो पापी आदमी। तुम यूं जाहिर कर रहे हो जैसे तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? मेरी बात सुनकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। फिर उसने बज़ाहिर परेशानी भरे लहजे में कहा, परंतु मैं तो सचमुच तुम्हारे बारे में बस इतना जानता हूँ कि मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम कोई घाघ मुजरिम हो, क्योंकि तुम मेरे साथ जो कुछ कर चुके हो ये किसी छोटे मोटे मुजरिम का काम नहीं है, और ये बात तुम भी मान चुके हो। फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने खूंखार लहजे में कहा, लगता है तुम मुझसे अपनी हड्डी पसली तुड़वाए बगैर झूठ से बाज नहीं आओगे। अच्छा ये बताओ, अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते तो फिर जयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आए, और यहाँ पहुँचने के बाद भी मुसलसल मेरा दुम छल्ला क्यों बने हुए हो? मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसका अंदाज इतना फितरी था कि मुझे उसकी अदाकारी की सलाहियत पर रश्क महसूस हुआ। तभी वो हैरान और परेशान से लहजे में बोला, मैं उसी ट्रेन में जरूर जयपुर से यहाँ आया हूँ, मगर मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तो यहाँ नहीं आया। मैंने उसकी बात काट कर बिगड़े हुए लहजे में कहा, बकवास मत करो।
मैंने पहले तुम्हें जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस वालों के साथ मुसाफिरों की छानबीन करते और तलाशियां लेते देखा था। फिर तुम रेलवे का अफसर बनकर ट्रेन में चढ़ गए और हमारे कैबिन में आकर भी अफसरी झाड़ी और फिर जलील होकर वहां से निकले। अब फिर अजमेर में तुम मुसलसल मेरे पीछे लगे हुए हो। क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा है कि ये सब देख कर भी तुम्हारी नीयत न समझ सकूं? मेरी जबान से ये सब बातें सुनते हुए कालूराम एजेंट मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे उसे मेरी दिमागी हालत पर शक हो। फिर उसने एक गहरी सांस भर के कहा, अच्छा तो ये बात है, तुम अभी तक यही समझते रहे हो कि मैं तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ। मैंने उसके इन अल्फाज पर झुंझलाकर कहा, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई, मगर जाने टूटे फूटे जिस्म में कहां दर्द उठने पर उसके हलक से बेइख्तियार कर्रा खारिज हुई। वो कुछ देर हाय हाय करता रहा, फिर बमुश्किल अपने आप पर काबू पाते हुए धीमे लहजे में बोला, मैं भगवान की बल्कि अपनी स्वर्गवासी माता की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ नहीं आया। मैं तो अब भी नहीं जानता कि तुम कौन हो, फिर मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? मुझे लगा कि वो एक बार फिर मुझे झांसा देने की कोशिश कर रहा है। मैंने सोच लिया कि अब उसे जबानी कलामी समझाने का कोई फायदा नहीं है। उसकी जबान से सच उगलवाने के लिए मुझे उंगलियां टेढ़ी करना पड़ेंगी, यानी उसकी उंगलियां कुचलना पड़ेंगी। मगर मैंने महज इत्माम हुज्जत के लिए उससे पूछा, अगर तुम वाकई मुझे नहीं पहचानते और तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ नहीं आए हो तो फिर तुम किसका ताक़ुब कर रहे हो? वो कदरे हिचकिचाया और बोला, मैं उस जोड़े का पीछा कर रहा हूँ जो तुम्हारे साथ जयपुर से अजमेर आया है और जिसने अब ब्रिगेडियर अग्रवाल के बंगले में पनाह ले रखी है। वो मुसला छोकरा उस हिंदू छोकरी को चोरी छुपे भगा कर लाया है, जिसकी वजह से वहाँ की हिंदू बरादरी सख्त बिगड़ी हुई है और उन्होंने उसे अपनी हिंदू बरादरी के लिए इज्जत का मसला बना लिया है और वहाँ फसाद फैलने का डर है। मैंने अपने लहजे में तंज भरते हुए कहा, अच्छा तो तुम अपनी ड्यूटी देने के लिए जयपुर से इनका पीछा करते हुए? उसने मेरी बात काटते हुए कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि ये पुलिस के हत्थे चढ़ें, मुनासिब मौका मिलते ही मैं खुद इनकी गर्दनें दबोचूं और हरियाणा के झज्जर गांव पहुंचा दूं और मालामाल हो जाऊं। तुम्हें शायद पता नहीं है, इन्हें पकड़वाने पर पूरा 10,000 रुपया इनाम का ऐलान हुआ है। उनमें से पूरा 5,000 रुपया हरियाणा के MP चौधरी चंद्रराम और 5,000 रुपया सरसा का MP चौधरी दलबीर सिंह देगा। कालूराम एजेंट अपने बयान में वजन पैदा करने के लिए बोलता चला गया और सांस चढ़ने पर ही खामोश हुआ। उधर मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने इस जाविये से तो सोचा ही न था। हालांकि सफीर अहमद और फातिमा ने मुझे बताया था कि उन्हें पकड़वाने पर भारी इनाम रखा गया है और उनकी तलाश का दायरा आसपास की रियासतों खुसूसन राजस्थान तक भी फैला दिया गया है। उनके झुंझुनू कस्बे से फरार होकर जयपुर आने की असल वजह तो यही थी। कालूराम एजेंट की बात में बिलाशुबा वजन था, मगर मैंने उसके बयान की मजीद छानबीन करने के लिए कहा, तुम्हारा मतलब है जयपुर रेलवे स्टेशन पर उस जोड़े को पकड़ने के लिए इतना बड़ा पुलिस ऑपरेशन हुआ था? उसने नफी में सर हिलाया, बोला, वो अलग मसला है, मगर उसी तलाश के दौरान में ये जोड़ा मेरी नजरों में आ गया था और मेरे पास इनके बारे में जो मालूमात थी मैंने उनकी रोशनी में इन्हें पहचान लिया था। मैंने कहा, तो तुमने उन्हें वहीं पकड़ने की कोशिश क्यों न की? वो तो तुम्हारी अपनी शिकारगाह थी। मेरी बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाया, बोला, मैं उन्हें वहां पकड़ता तो जाने कितने अफसरों को हिस्सेदार बनाना पड़ता। मुझे यकीन हो गया कि ये दोनों अजमेर ही जा रहे हैं तो मैं मुतमईन हो गया, क्योंकि यहाँ उन पर काबू पाना और तन्हा इनाम का हकदार बनना मेरे लिए आसान था। मैंने उसकी बात काट कर सख्त लहजे में कहा, मगर तुम तो रेलवे के अफसर बनकर हमारे फर्स्ट क्लास के कूपे में घुस आए थे। वो जोड़ा फर्स्ट क्लास में कहां से पहुंच गया था? तुम्हारी कहानी में बहुत बड़ा झोल है मिस्टर सिद्धार्थ। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैंने एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोला। हुआ यह था कि गरीब नवाज एक्सप्रेस जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो अपनी ड्यूटी पूरी करने के चक्कर में ये दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए थे। इसलिए मैंने पूरी ट्रेन में तलाश शुरू कर दी, मगर फर्स्ट क्लास वाले कूपों के बंद दरवाजे खुलवाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका था जो मुझे आजमाना पड़ा। विश्वास करो, ब्रिगेडियर अग्रवाल का छोटा बेटा जगत मुझसे मुंह मारी न करता और तुम उसे न समझाते तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी याद न रहती। मैंने कहा, तुम ब्रिगेडियर अग्रवाल और उसके खानदान को कैसे जानते हो? उसने कदरे पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं 5 साल अजमेर में थानेदारी कर चुका हूँ। ब्रिगेडियर अग्रवाल जी से बहुत बार वास्ता पड़ चुका है, इसलिए जब मैंने उस जोड़े को ब्रिगेडियर जी के बड़े बेटे मंगत की स्टेशन वैगन में बैठते देखा तो मैं समझ गया कि तुम तीनों नासिराबाद छावनी मेहमान बनकर जा रहे हो। उसके बाद मैंने तुम लोगों का पीछा करने की कोशिश न की। मुझे पता था कि तुम लोग अगली ही सुबह अजमेर आओगे। नासिराबाद से अजमेर में दाखिल होने वाली एक ही सड़क है, इसलिए मैं आज सुबह ही उस सड़क के शुरू में वाक़े एक होटल पर धूनी मार कर बैठ गया और मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। मैंने उसके बयान में कोई झोल तलाश करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। तभी मुझे एक ख्याल आया,
मैंने कहा, जब तुम्हें सिर्फ उस जोड़े की तलाश थी तो फिर उस फूल वाले की दुकान के ऊपर वाक़े रिहायशी कमरों से उतरकर मेरी तलाश में क्यों आए थे? तुम्हारे अंदाज से साफ लग रहा था कि तुम मेरे गायब होने से सख्त परेशान हो। अगर तुम्हारा निशाना सिर्फ वो लड़का था तो तुम मुझे तलाश करने की कोशिश करने की बजाय मेरी गैर मौजूदगी पर इत्मीनान का सांस लेते कि तुम्हें उसे आसानी से काबू में करने का मौका मिल गया। मेरी दलील सुनकर कालूराम एजेंट का चेहरा यकलख्त आटे की तरह सफेद पड़ गया।